स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग NCERT महेश वर्णवाल का ये पूरा एक वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, सूफी संत, मुग़ल साम्राज्य, ये पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, ये सब वीडियो कराया जा चुका है। उस बुक का ये लास्ट वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक पढ़ना होगा या जो सब्जेक्ट में भी आपको लगता होगा कि इस बुक का इम्पोर्टेंट होगा, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो अन्य बुक में नहीं मिलता है। ये NCERT से बिल्कुल मतलब उसी का फैक्ट उठा के डाला है। तो चलिए पहले देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें देख लीजिए, भारत पर आक्रमण करने वाले पहला मुसलमान जो आक्रमणकारी था वो मूलतः कहाँ के निवासी था? तो ये अरब के निवासी था। 711 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? उबैदुल्ला ने किया था, याद रखिएगा। और 712 में फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा करके और थट्टा के समीप में देवल बंदरगाह पर अपना अधिकार ले लिया। यानी राजा दाहिर को कब हराया था? तो 712 में। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में? उबैदुल्ला के नेतृत्व में। अब पहला अरबवासी ही थे जो मतलब आक्रमण किए थे मुस्लिम आक्रमणकारी में। अब यहाँ देखते हैं, इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय जो है किस नगर से प्राप्त किया था? तो ये मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी कहते हैं, वहाँ मतलब अंतिम विजय किया था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर कौन लगाया था पहला शासक? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। सिंध क्षेत्र को अरबों द्वारा किसका प्रचलन शुरू किया गया था? तो ऊँट पालन जो है अरबों ने शुरू किया है, और खजूर की खेती भी उन्हीं लोग आया था तो शुरू किया था। फिर देखिए, अरबों के बाद भारत में किस विदेशी आक्रमणकारी का आगमन हुआ? तो अरब के बाद तुर्कों का हुआ। और तुर्क में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये अल्पतगिन गजनी था, और इसका दामाद था जाकर के सुबक्तगिन गजनी। देखिए इसके बारे में भी कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया इंडिया पर? तो इस सुबक्तगिन किया था, जो अल्पतगिन का दामाद था। और तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना कहेगा तब हो जाएगा अल्पतगिन, लेकिन भारत में कहेगा तो सुबक्तगिन, उसका दामाद। आगे देखिए, 712 में सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। मतलब ये जो आक्रमण किया ये सफल भी हुआ। फिर सुबक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में हिंदू शाही राज्य शासक को पराजित किया था। तो वो शासक कौन था? जयपाल को हराया था, याद रखिएगा। फिर मोहम्मद गजनी, देखिए ये सुबक्तगिन का दिमाग था, सुबक्तगिन गजनी का। 1025 में क्या किया कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और वहाँ के शासक था भीम प्रथम। जब वो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तब ये बात पूछता है। फिर देखिए, मोहम्मद गजनी जो है गजनवी, ये भारत पर 1000 से 1027 के बीच में लगभग 17 बार आक्रमण किया है। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन संपदा को लूटिए, और धन का संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। यानी मेनली रूप से लूटने आया था, यहाँ अपना साम्राज्य बसाने नहीं आया था। आगे देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार तो अलबरूनी था, जो मोहम्मद गजनवी के साथ का मतलब आया था। अलबरूनी के कौन सा किताब लिखा था? तो किताबुल हिंद। और उतबी कौन किताब लिखा था? तो किताबुल यामिनी। तथा फिरदौसी जो है वो शाहनामा पुस्तक लिखा है। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अलबरूनी जो है ये किताबुल हिंद पुस्तक लिखा है, उतबी जो है ये किताबुल यामिनी पुस्तक लिखा है, और फिरदौसी जिसको पूर्व का होमर कहते हैं उस शाहनामा पुस्तक लिखा है। आगे देखिए, मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण किया, कब? 1175 में। यानी गजनवी तो मतलब लूटपाट के चल गया, और बाद 1175 में आक्रमण किया था ये मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को वर्ष 1978 में अनहिलवाड़ा यानी पाटन पर आक्रमण करने के दौरान भीम द्वितीय, जो मूल राज कहलाता था, ई मोहम्मद गौरी को हराया था। भीमराज द्वितीय से हार गया था गौरी 1178 में। पहला आक्रमण 1175 में। फिर तराइन के पहला युद्ध और दूसरा युद्ध यही दोनों के बीच हुआ है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। पृथ्वीराज चौहान भी इसको कहते हैं।
ये दोनों के बीच में पहला और दूसरा युद्ध हुआ है। देखिए, पर युद्ध संख्या प्रथम हुआ था 1191 में तराइन वाला, दूसरा हुआ था 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। पृथ्वीराज चौहान इसको हरा दिया था, लेकिन इसको जिंदा छोड़ दिया था। फिर दोबारा आके जब लड़ा तो मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। फिर यहाँ देखिए, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में 1194 में गौरी फिर जयचंद को भी हराया है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती आया था इसके साथ में। सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति कौन मुसलमान शासक द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद गौरी ही था। फिर मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है, ये मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जो बंगाल को, बिहार पर, इस सब पर जीत दिलाया था। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, यही बख्तियार खिलजी। और मोहम्मद गौरी को बिहार, बंगाल, इस सब पर जीत दिलवाया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर 3 गुलाम का नियंत्रण स्थापित हुआ, यालदौज का, कुबाचा का और कुतुबुद्दीन ऐबक का। यानी मेनली रूप से देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ही मुसलमान को यहाँ मतलब अस्थाई रूप से, जो यहाँ मुसलमान का जो आक्रमण हुआ, जैसे मोहम्मद गौरी के बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी तरह से फिर पूरा दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया। वो तो बेचारा आया था मोहम्मद गजनवी तो लूट के चल गया, लेकिन ई मोहम्मद गौरी जब यहाँ आया तो एक सब दास लोग यहाँ अपना साम्राज्य बनाने लगा। तो अब देखिए, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? अरबों द्वारा किया गया था। अब दिल्ली सल्तनत हम लोग देखते हैं, एक 3 गो दास था न, यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एरा में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। तो इसमें देखिए, दिल्ली सल्तनत में तो यहाँ हो गया इलबरी वंश, इसी को बोलते हैं गुलाम वंश को। इसमें टोटल कितना शासक हुए? इसमें टोटल 11 शासक हुए। खिलजी वंश एगो था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश होता है, इसमें 5 शासक। फिर तुगलक वंश था, 9 शासक। सैयद वंश था चौथा, 4 शासक। और लोदी वंश में 3 शासक। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा शासक किस में था, तो गुलाम वंश में। लेकिन सबसे ज़्यादा दिनों तक मतलब राज कौन किया? तो तुगलक वंश किया था। ये सबसे मतलब सबसे लंबा कार्यकाल है इसका, तुगलक वंश। फिर देखिए, अब पहले देख लेते हैं गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में देखिए, सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबी राजवंश, कुतुबुद्दीन के बेटा उठा। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था। 1206 में ये गद्दी पर बैठा था, गुलाम वंश की स्थापना किया और 1210 तक रहा था। ये राजधानी अपन लाहौर बनाया था। और एकरे बेटा था आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये 1210 में बैठा, लेकिन इसको फिर मार दिया गया। कौन मारा? तो इल्तुतमिश। अब देखिए, ये शमसी राजवंश हो जाएगा। ये कुतुबी राजवंश इसलिए कहलाया काहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की दोनों मतलब वंश है जो है। अब इल्तुतमिश बैठा है, ये शमसी राजवंश कहलाया। इसी में गुलाम वंश में ये 1210 से 36 तक के रहा है इल्तुतमिश। आइए, अपन राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ रख ले था? लाहौर। लेकिन ये दिल्ली लेके आया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, फिरोज शाह कर बेटा। लेकिन ई अच्छा शासक नहीं था, तो 1236 में तुरंत हट गया। फिर रजिया सुल्तानी महिला पहली शासिका जो महिला बनी थी 1236 से 39 तक की। फिर एक बाद इसको हटावल गया तो मुइजुद्दीन बहराम शाह बना 40 से 42। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बना 42 से 46। इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद बना 46 से 65 तक के। ये हो गया। तो ये हो गया शमसी राजवंश में इल्तुतमिश से लेकर के नसीरुद्दीन मोहम्मद तक के। यानी रजिया के बाद बहराम शाह है और उसके बाद मसूद शाह। बहरा, रजिया के बाद बहरा, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर मसूद शाह, तब नसीरुद्दीन मोहम्मद। सबके कार्यकाल देख लीजिएगा, कार्यकाल देखना इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आप कार्यकाल से इसका काम को पकड़ लीजिएगा कि कब हुआ था, कौन करवाया था। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद अब देखिए बलबन बना है जो 1265, यहाँ 65 दिया हुआ है लेकिन किसी किसी में 66 मिलेगा, 1266 से 86 तक के। इसके बाद मुइजुद्दीन कैकूबाद बना था 87 से 90। और लास्ट राजा हो गया क्यूमर्स। बस 11 शासक हुआ है। यानी बलबन के बाद भी 2 गो है, कैकूबाद और क्यूमर्स। यानी कू, ये हो गया कैकूबाद और ये क्यूमर्स, ऐसे याद कर लीजिए। 86 से 90, ये 90 में थोड़ा सा। ये कौन वंश था? ये बलबनी वंश था ये तीनों।
अब यहाँ देखते हैं हम लोग खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में देखिए 5 शासक हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 से 96 तक रहा था। पहला राजा, एरा में पहला राजा 4 साल शासन किया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें 6 साल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 90 से 96। इसके बाद एक दामाद बना ई अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, दामाद कहिए या फिर चचेरा, भतीजा कहिए, भतीजा, जो 1296 से 1316 तक के। उसके बाद 1316 में सिहाबुद्दीन उमर बना, मात्र 35 दिन के लिए। इसके बाद आ गया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 20 तक रहा था। टोटल 5 शासक था ना। तो जैसे देखिए, पहला हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 90 से 96, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी 90 से 96 से 1316, फिर सिहाबुद्दीन 1316 में जरा सा, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 16 से 20 तक के, और नसीरुद्दीन खुसरो खां, ये हो गया 1320 में, सबसे लास्ट राजा नसीरुद्दीन खुसरो खां खिलजी वंश के। अब देखते हैं हम लोग तीसरा वंश, जो गुलाम तुगलक वंश है। इसमें टोटल 9 शासक हुए थे। तो पहला हुआ गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, इसको भी बोल सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, ये 20 से 25। इसमें पहला राजा 5 साल शासन किया है तुगलक वंश में। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम के बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के 1325 से 51 तक के था कार्यकाल, 51 में ही मरा था, तो ये 51 से 88 तक के था इसका कार्यकाल फिरोज शाह तुगलक के। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक जब 88 में मरा, तो फिर आया गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, इसीलिए शाह 1 वहाँ था और शाह 2 यहाँ कर दिया है, काहे कि फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर एगो गयासुद्दीन तुगलक शाह हुआ था, तो ये दूसरा है, 1388 से 89 बना था। फिर इसके बाद बना अब्बू वरक शाह। ये सब आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, 3 राजा ऊपर वाला मिलता है, इसलिए ये सब याद कर लीजिएगा कि कौन कौन था, जानकारी में खाली। गयासुद्दीन तुगलक शाह बना था फिरोज तुगलक के बाद 88 से 89। फिर अब्बू वरक शाह था, यह 89 से 90, और मोहम्मद शाह तृतीय था 90 से 94। यानी गयासुद्दीन, यहाँ फिर गयासुद्दीन है, लेकिन यहाँ देखिए अब्बू वरक, मोहम्मद शाह तृतीय, और इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह जो है ये 1394 में था। इस एक बाद फिर 2 गो स्वतंत्र शासक बना, जरा में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह। तो सबसे लास्ट राजा ये है, देखिए 1413 तक रहा था ना, इसीलिए नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह देता है कि तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद बना था। एक टाइम में एगो था नुसरत शाह भी। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, और सिकंदर के पहले था मोहम्मद शाह तृतीय, एक पहले अब्बू वरक था, यहाँ था गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सैयद वंश में। तो सैयद वंश में 4 राजा, पहला खिज्र खान, ये 1414 से 21 तक के, ये भी 5 साल रहा था ना, 20 से 25। यहाँ देखिए 1414 से 21, ये 7 साल पहला राजा। फिर देखिए मुबारक शाह, तो 1421 से 34 तक के मुबारक शाह। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह एक बेटा था खिज्र खान के, तो मुबारक शाह रहा था 1421 से 34 तक के। फिर मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह हो गया 34 से 45 तक के। फिर अलाउद्दीन आलम शाह, लास्ट हो गया 1445 से 51 तक के। यानी मुबारक, मोहम्मद और अलाउद्दीन, ये तीनों है। अलाउद्दीन आलम खिज्र खान के बाद में मुबारक शाह, खिज्र खान के बाद मुबारक शाह 1421 से 34, और फिर 34 से 45 मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और फिर अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा आपका 1445 से 51 तक के। अब आएगा 1451 से लेकर के 1400 फिर कहाँ, फिर 1500 बाबर तक के समझिए, यानी 1526 तक के। इसमें भी लोदी वंश में भी 3 शासक हुए थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या एगो इब्राहिम लोदी नीचे में। तो बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक के रहा था, और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक के रहा था, और उसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक के रहा था। यही इतना था। ये मैप आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है,
तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 36 देखवे किए थे। शमसी वंश ये जो था ना, देखिए शमसी वंश। यहाँ देखिए इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किया था, जैसे तुर्कान चहलगानी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया था, नवीन प्रकार के सिक्कों का शुरुआत किया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया था, सुल्तान ए आजम की उपाधि। और यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। काहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर रख लेता ना। सुल्तान ए आजम की उपाधि भी धारण किया था इल्तुतमिश। फिर देखिए दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना किया था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबी वंश, इल्तुतमिश के शमसी वंश और बलबन के बलबनी वंश था। अब हम लोग देखेंगे गुलाम वंश, जो 1206 से 90 तक के था। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन के राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में। आगे देख लीजिए, भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, केवल मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण करके रह गया था। ये तुर्की राज्य के संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने की उपाधि दिया गया था। इसको लाख बख्श इसीलिए बोलते थे, बहुत ज़्यादा दान करता था। अत्यंत सुरीला आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण इसको मतलब कुरान खवा की उपाधि भी नवाजा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान पढ़ता था एकदम सुरीला आवाज़ में। भारत का पहला मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था यही कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। ये मस्जिदवा भी यही बनवाया था, कुतुब मीनार भी यही बनवाया है। कुतुब मीनार जो बनल है बख्तियार काकी के नाम पर है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गया। चौगाल खेल रहा था, घोड़ा से गिर जाने के कारण हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह पद गद्दी से हट करके और गुलाम शाह का अगला शासक इल्तुतमिश बना था। जब गुलाम वंश का आराम शाह को हटा करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। वो मरा था तब। आराम शाह का बेटा बैठा था लेकिन अयोग्य था वो। अब इल्तुतमिश जब सुल्तान बन रहा था तो उस टाइम वो बदायूं का सूबेदार था, यानी बदायूं प्रांत का वो सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इसी को कहते हैं, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो दिल्ली को राजधानी बनाया और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इल्तुतमिश ने 40 गो योग्य तुर्कों गुलामों को मिला करके तुर्कान चहलगानी बनाया था। इसमें 40 गो मतलब तुर्क थे जो योग्य थे। 40 दल इसको बोलते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ये भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का शुरुआत किया। इक्ता का अर्थ होता है इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। और इक्ता भूमि जो लेता है वो इक्तादार कहलाता है। 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका, एक ही गो गद्दी पर मतलब महिला बैठी थी, रजिया सुल्तान थी। पहला और अंतिम दोनों होगा ये। फिर रजिया ने सुल्तान बनने के बाद गुलाम याकूत को अमीर याखूर पद पर नियुक्त किया था। फिर रजिया के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बहराम शाह को बैठाया। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान का जो विद्रोह खिलाफ में था जो अमीर लोग, वो सब रजिया की हत्या करवा दिया और दिल्ली सल्तनत फिर बहराम शाह के बैठाया बहरा के। फिर बहराम शाह के कार्यकाल जो है, इसी के कार्यकाल में नायब ए मुमलिकत पद की सृजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सबसे पहले ऐतगिन को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहले नायब ए मुमलिकत पद जो बहराम शाह के कार्यकाल में, इस पर ऐतगिन को सबसे पहले बैठाया गया था। फिर दिल्ली सल्तनत के नसीरुद्दीन मोहम्मद जो शासक है, इसने बलबन को नायब ए मुमलिकत पद दिया था अपने टाइम में। जब राजा बना था ना नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो नायब ए मुमलिकत पद दिया था बलबन को।
बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दिया है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने दिया है। फिर दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किसने किया? तो बलबन ने किया। 40 गो सरदार था वो। फिर कौन जो राजा था वो विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त नीति का पालन करवाता था? तो बलबन। बलबन पहला सुल्तान जो राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा है। जिल्ले इलाही मतलब हो गया ईश्वर की छाया, और नियाबते खुदाई मतलब हो गया ईश्वर द्वारा प्रदत्त। आगे देखिए, सिजदा और पैबोस, ये मतलब शुरू करने वाला पहला सुल्तान बलबन हो गया। बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग बनाया है? दीवान अर्ज के नाम से। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर है। यहाँ देख लीजिए कि शमसुद्दीन नसीरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान इसको कहता है कि दिल्ली का आदम सुल्तान कौन है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद है। ये शांत स्वभाव वाला था, ये भी याद रखिएगा। अब हो गया खत्म गुलाम वंश, अब आते हैं खिलजी वंश में। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक के हैं। यहाँ से देख लीजिए 1290 से 1320 तक के खिलजी वंश। देखिए तो खिलजी वंश में सबसे पहले गुलाम वंश के बाद ये खिलजी वंश आया था। गुलाम वंश यहाँ हम लोग देख लिए थे ना। हाँ, अब खिलजी वंश में देखिए 1290 से 1320 है। तो गुलाम वंश के बाद 1290 ईस्वी में खिलजी वंश स्थापना हो गया। 1206 से 90 था गुलाम वंश। अब खिलजी वंश आया, इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी स्थापना किया है। रक्त और लौह नीति कौन अपनाया था? तो रक्त और लौह नीति को त्याग करके शासन के उदार का मतलब अनुसरण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बना था। यानी याद रखिए कि बलबन तो गुलाम वंश का अंतिम था जो रक्त और लौह नीति अपनाया था। तो ये रक्त और लौह नीति को त्यागा और उदारता की नीति को मतलब उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक भी हैं, याद रखिएगा। अब दूसरा देख लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया। 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये उसका भतीजा था, भतीजवे मार दिया अपन चाचा को और गद्दी पर बैठ गया। 1296 में मार दिया था कड़ा मानिकपुर में, यानी 6 साल रहा था ये जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प है। फिर जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। आगे देखिए, बलबन के लाल महल में करवाया है। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ नए धर्म स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक करने के बाद में वो सिकंदर सानी और दूसरा सिकंदर की भी उपाधि धारण किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी जो चाचा के मार दिया, दूसरा सिकंदर बनने जा रहा है। फिर देखिए, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण जो है वो रायकर्न पर किया था। गुजरात के शासक था रायकर्न, उसी पर किया था आक्रमण सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन पहला आक्रमण। फिर अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ये गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। यानी ये जो अब मलिक काफूर जब बड्डी सना आगे युद्ध जीतेगा तो इसको खरीदा था नुसरत खान, गुजरात विजय करे गया था ना, तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। फिर 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा मतलब चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ पर जब 1303 में गया था आक्रमण करने तब। फिर देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही है, जो दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया है विंध्याचल पर्वत को पार करके। फिर अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो ये मलिक काफूर था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, इसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तेलंगाना के एगो मतलब शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया।
यानी तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र सिंह द्वितीय दिया था मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा फिर ला के दे दिया अपन मालिक के यानी अलाउद्दीन खिलजी के। अब यहाँ देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी तो दक्षिण भारत में अभियान किया था, तो कहाँ कहाँ देवगिरी जब किया था तो वहाँ के शासक रामचंद्र देव था, और मलिक काफूर गया था, जीत के आया 1307 में। फिर वारंगल गया था तो वहाँ प्रताप रुद्र देव था। द्वार समुद्र गया था अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान करने, तो वीर बल्लाल तृतीय था। और पांडे गया था तो वीर पांडे था। और द्वार समुद्र में वीर बल्लाल तृतीय था। वारंगल में तो प्रताप रुद्र देव, देवगिरी में रामचंद्र यादव। अच्छा, चारों युद्धवा जो है मलिक काफूर करके लाया है, 7 में, 9 में, 10 में और 11 में। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था। देवगिरी पर सबसे पहले आक्रमण किया था यहाँ। फिर दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो नगद वेतन और स्थायी सेना, तो ये अलाउद्दीन खिलजी सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ा को दागना प्रथा और हुलिया प्रथा बनाया था कि भ्रष्टाचार नहीं हो। इसलिए चराई कर और गृह कर लगाने वाला पहला सुल्तान तो अलाउद्दीन खिलजी ही है। गृह कर माने घर चरी कर, चराई करे वो। फिर सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी में हुआ है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो स्वयं को खलीफा घोषित किया था तो ये मुबारक शाह खिलजी है। घोड़ा के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है? अलाई दरवाज़ा में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण यही करवाया था, तो इसमें घोड़ा के नाल के आकार का मेहराब लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी बनवाया है अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। अलाउद्दीन के द्वारा सैनिकों के सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण इसलिए लाया था कि ताकि इसके सैनिक को सस्ता में मिल सके सामान। फिर देखिए अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रक अधिकारी कौन थे? तो जैसे बाजार का जो निरीक्षक होता था, मतलब कौन विभाग के अधिकारी था? तो ये बरीद मंडी का था। बरीद मंडी विभाग का बाजार निरीक्षक होता था। सहना मंडी का बाजार अधीक्षक होता था। दीवान रियासत का बाजार नियंत्रक होता था। और मनहयान ये गुप्तचर होता था। मनहयान मतलब गुप्तचर है, और दीवान रियासत बाजार नियंत्रक है। और बरीद मंडी निरीक्षक, यहाँ निरीक्षक है या नियंत्रक है, याद रखिएगा। ये अधीक्षक है सहना वाला। अब यहाँ देख लीजिए कि पद्मावत यानी मोहम्मद जायसी, पद्मावत केकर किताब है? तो मोहम्मद जायसी के है। इसके अनुसार अलाउद्दीन ने राना पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यानी चित्तौड़ पर ये जो गया था न, रानी पद्मिनी के सुंदरता से प्रभावित होकर के वहाँ गया था आक्रमण करे। अब यहाँ देखिए तुगलक वंश अब देखते हैं, 1320 से 1414 तक के है। इसमें 1320 में तुगलक वंश की स्थापना कौन किया है? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गाजी मलिक इसी को बोलते हैं, तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी। फिर देखिए नहर का निर्माण सबसे पहले और डाक व्यवस्था शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक ही है। फिर कौन सूफी संत गयासुद्दीन तुगलक के साथ अच्छा संबंध नहीं था? तो ये निजामुद्दीन औलिया के अच्छा संबंध नहीं था। जो पहला नहर बनवाया था उसका संबंध नहीं था, बताइए। अच्छा, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। हाँ, बंगाल से जब लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक तब ही कहा था कि दिल्ली हमको पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हनूज दिल्ली दूर अस्त है, ये बात बोला था औलिया। ये भी जवाब दिया। अब देखिए यहाँ दिल्ली सल्तनत का सबसे सर्वाधिक विद्वान तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य बताइए। तो योजना, तो राजधानी परिवर्तित किया था। जैसे तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख के सल्तनत की राजधानी बनाया और योजना असफल रहा वाला। फिर 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, यानी दिल्ली देवगिरी से दौलताबाद ले गया था और सल्तनत की राजधानी बनाया था उसको, लेकिन वो असफल योजना रहा। राजधानी अधिकतर काम जो मोहम्मद बिन तुगलक करता था ना, ये असफल हो जाता था। फिर 1335 में फिर इसको दिल्ली लाना पड़ा था राजधानी। अब दोआब कर में वृद्धि किया था, तो ये भी देख लीजिए। दोआब कर में वृद्धि किया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये भी असफल रहा, क्योंकि 1327 से 28 में उस समय वहाँ अकाल पड़ गया था, जनता कर नहीं दे सका।
वृद्धि नहीं हुई, टैक्स नहीं पे कर सका। सांकेतिक मुद्रा चलाया तो ये भी देखिए 1330 में चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा चलाया था। चांदी कम पड़ रहा था इसलिए सांकेतिक मुद्रा, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह भी योजना असफल रहा, कंट्रोल नहीं कर पाया इसको भी। फिर खुरासान का अभियान किया था 3637 में। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। खुरासान का अभियान जब किया था ना, ये कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, तब 3,70,000 सैनिकों का गठन किया था और उसको 1 साल पहले ही, मतलब 1 साल के वेतन उस सब के पहले ही दे दिया था, सोच लीजिए। फिर कराची अभियान किया है तो तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह वो योजना भी असफल रहा। कराची अभियान में 1 लाख सैनिक को भेजा था लेकिन ये भी असफल रहा। देख लिए हैं कैसे कैसे हुआ था से, पहले राजधानी परिवर्तन, फिर दोआब कर में वृद्धि, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर खुरासान अभियान 3637 में, फिर कराची 3738 में, खुरासान के बाद। अब यहाँ देखिए, कृषि के विकास के लिए अमीर कोही का विभाग बनाया था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को के निवासी इब्न बतूता, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक में आया था 1333 ईस्वी में। रिहला नामक पुस्तक के रचनाकार इब्न बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह करके 1336 में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य बनाया था और 1347 में हसन गंगू बहमनी साम्राज्य बनाया था। यानी 1336 में विजयनगर की स्थापना हुआ, 1347 में बहमनी साम्राज्य के। होली के त्यौहार और सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। फिर जिन प्रभा सूरी के साथ मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छा संबंध था, जैन संत थे ये, उनके साथ अच्छा पटता था। फिर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान जीते गया था, 1351 में मृत्यु हो गया। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना अब फिरोज शाह तुगलक किया है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा यही है, तो लोक निर्माण विभाग यही बनाया था। फिर टोपरा और मेरठ से जो 2 स्तंभ लेख था अशोक वाला, उसको दिल्ली लाया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा गुलाम किस में था, तो एकरे दरबार में था, फिरोज शाह तुगलक FST। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। हक ए सर्ब या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है, सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग जैसे दीवान बंदगान बनाया था दास के देखरेख के लिए, दास यानी गुलाम जो होता है उसके देखरेख के लिए बंदगान। फिर इस्तिहाक बनाया था पेंशन के लिए और खैराज बनाया था असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद है। नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर 1398 में। यहाँ देखिए, सैयद वंश और लोदी वंश दोनों एक ही में दे दिया है, तो इसको देखते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 तक के है। 1414 में दौलत खान को हरा करके खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना कर दिया था। कौन किया है, खिज्र खान। फिर देखिए, रैयत आला उपाधि किसको मिला था, तो खिज्र खान। आगे देखिए, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया शासक तो सैयद वंश था, सल्तनत काल में मतलब शासन किया था। फिर सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया है। यानी सल्तनत में अगर एगो शिया, सुन्नी और शिया होता है ना, तो वो तो पहले शिया शासक सैयद वंश ही था। इस मुसलमान में शिया था सैयद वंश। दूसरा बात कि सैयद वंश के सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण भी दिया था, मुबारक शाह। फिर दिल्ली के पहला अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा। अब सैयद खत्म हो गया, बहलोल लोदी पढ़ रहे हैं, तो ये अफगान शासक हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश के शासक में बहलोल लोदी 1451 से लेकर के 89 तक के, और सिकंदर लोदी 89 से 1517 तक के, और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक के। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सबसे ज़्यादा समय, लंबे समय तक के शासन किया, तो बहलोल लोदी 38 साल तक के। पूरा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तक की रहा था बहलोल लोदी, 38 साल। देख लीजिए यहाँ पे 51 से 89 तक के है।
1451 से 89। फिर किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख़ दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो ये बहलोल लोदी के बारे में ही है, जो सबसे लंबा कार्यकाल है। फिर किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना किया? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के भूमि के माप के लिए पैमाने का प्रयोग किया था गज सिकंदरी का। फिर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का पहला शासक तो सिकंदर लोदी था। फिर सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को प्रचलित अनेक कुप्रथा, मुहर्रम, तजिया निकालना, महिलाओं को पीर मज़ार पर न जाना मतलब जाने से रोकना, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध, इस सब पर रोक लगा दिया था सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। मुस्लिम महिला को भी रोका था, मुहर्रम, तजिया निकालना, महिला पीर मज़ार, इस सब पर नहीं जाना। महिलाओं के सब था ना, मुहर्रम पर तजिया निकालना नहीं, तजिया भी निकालना मना किया था। अब यहाँ देखिए सल्तनत कालीन जो वंश हुआ है, जैसे मामलुक वंश तो 1206 से 90, इसी को गुलाम वंश कह रहे थे। 84 वर्ष शासनकाल है। सबसे ज़्यादा देखिए किसका है? तुगलक वंश का है। लेकिन सबसे ज़्यादा राजा किस में? तो मामलुक वंश में। ऐबक किसके संस्थापक हैं? खिलजी वंश 1290 से 1320, 30 साल तक के। ये जलालुद्दीन खिलजी है। ये 84 साल गुलाम वंश, ये खिलजी वंश 30 साल, और तुगलक वंश 1320 से 1414, 94 वंश, ये गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक है। सैयद वंश 1414 से 1450, 37 साल, खिज्र खान संस्थापक। लोदी वंश 1451 से 1526, 76 साल, बहलोल लोदी संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत में वंशों के सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का और न्यूनतम खिलजी वंश का। खिलजी वंश मात्र कितना साल? 30 साल रहवे किया है ये खिलजी। सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी वाला, जलालुद्दीन खिलजी वाला मात्र 30 साल। सबसे लंबा हो गया किसका? तुगलक का। फिर भारत में सबसे भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना कौन किया था? तो सिकंदर लोदी किया था। यानी लज्जत ए सिकंदर शाही फारसी ग्रंथ है, ये अपने खुद लिखा है। सिकंदर लोदी की कविताएं गुलरुखी नाम से आता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली का अंतिम सुल्तान तो इब्राहिम लोदी था। 1518 में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? महाराणा सांगा ने हराया था। पानीपत के पहला युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान की मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मर गया तो फिर मुगल वंश आ जाएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो रणभूमि में मृत्यु प्राप्त हुआ है। इसको बाबर एकदम रणभूमि में मार दिया। फिर भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल में दस्तार बंदगान ये उलेमा को कहा जाता था, दस्तार बंदगान। कि फिर किस भारतीय ने संगीत यंत्र में तबला और सितार का प्रचलन? तो तबला और सितार अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली के जनक तो अमीर खुसरो को। फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नगर की स्थापना किया था, जिनमें में फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद आता है। अब विजयनगर साम्राज्य देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर देखे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक में स्थापना हुआ था। ओकरे कार्यकाल में 1336 में हरिहर बुक्का किया था। विजयनगर किस चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम विजयनगर के एगो राजा था जो चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। फिर अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक ने पूरब और पश्चिम दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? तो ये बुक्के प्रथम के, जो चाइना के पास अपना सम्राट भेजा था न, उसी को पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी भी बुक्का प्रथम को ही कहते हैं अभिलेख में। फिर देखिए हरिहर ने विजयनगर यानी हम्पी को अपना दूसरा राजधानी बनाया था। हरिहर पूछता है कि हम्पी को राजधानी कौन बनाया था? हरिहर दूसरा राजधानी। अब विजयनगर के ध्वंसावशेष जो है हम्पी में ही है, जितना उसका मिलेगा कुछ प्रूफ से। विजयनगर का पहला शासक जो बहमनियों से गोवा को छीना तो ये हरिहर द्वितीय था, जो गोवा से छीना था। ये द्वितीय है और राजधानी बनाने वाला खाली हरिहर है। विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो ये हम्पी में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय गोलकुंडा के युद्ध किसके साथ किया था? तो कुल्ली कुतुब शाह के साथ किया था। अब संस्थापक देख लीजिए, जैसे संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, फिर अराविडु वंश। तो संगम वंश में हरिहर प्रथम था 1336 से 56 तक के। ये विरूपाक्ष द्वितीय क्रम में अंतिम शासक है, संगम के अंतिम शासक।
सुलूभ के संस्थापक सुलूभ नरसिंह, तुलुव के वीर नरसिंह, अराविडू के तिरुमल, ये तीनों जानते होंगे। अब अंतिम राजा देख लीजिए, तो सुलूभ के अंतिम राजा इम्माडी नरसिंह, तुलुव के अंतिम राजा सदाशिव राय और अराविडू के अंतिम राजा रंग तृतीय। कार्यकाल देख लीजिए, सुलूभ वंश 1485 से 1505 यानी बहुत कम रहा है, लगभग में 20 साल। और ई हो गया तुलुव वंश 1505 से 70 तक के, एरे में कृष्णदेवराय भी है तुलुव वंश में, और अराविडू 1570 के बाद है, और 1336 से 56 है इसका कार्यकाल, याद रखिएगा। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश के अंतिम शासक है, विरूपाक्ष द्वितीय। और सुलूभ वंश के अंतिम इम्माडी नरसिंह, तुलुव वंश के अंतिम सदाशिव राय, अराविडू के अंतिम रंग तृतीय। 1485 से 1505 है सुलूभ, और तुलुव हो गया 1505 से 70, 1570 के बाद। विजयनगर का जो वित्तीय व्यवस्था था उसका मेन राजस्व कहाँ से था, मतलब मेन विशेषता, तो ये भू राजस्व था। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 वो तेलुगु कवि रहते थे, उसको अष्टदिग्गज बोलते थे। आगे देखिए, तालिकोटा के युद्ध, या फिर मतलब तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1565 में हुआ था। राजसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं इसको, तालिकोटा वाला के। अब यहाँ देख लीजिए, विजयनगर के साम्राज्य के राजवंश, जैसे विजयनगर में निकोलो कांटी आया था घूमने, मनोयात्री था, तो इटली के था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। विजयनगर शहर का वर्णन भी किया है। फिर अब्दुल रज्जाक आया था फारस से, ये देवराय द्वितीय में आया था, विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। फिर पायस आया था विजयनगर में, ये पुर्तगाली के था, पुर्तगाल के था, कृष्णदेवराय में आया था, विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया है। बारबोसा आया था पुर्तगाली, ये भी कृष्णदेवराय में, यानी पायस और बारबोसा दोनों कृष्णदेवराय में, पुर्तगाल के। इस सती प्रथा का वर्णन किया था बारबोसा। फिर सीजर फ्रेडरिक, ये भी पुर्तगाल के था, इस सदाशिव राय में आया था, ये विजयनगर का वर्णन ये भी किया है। सीजर फ्रेडरिक आया था सदाशिव राय में, ये बात याद रखिएगा। नूनीज भी पुर्तगाली था, अच्युत देवराय में आया था, ये भी सती प्रथा का उल्लेख किया है, नूनीज है वो बारबोसा। अब इसमें याद ये भी रखना है, ये दो नया नाम हो गया, जैसे सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाल के था, सदाशिव राय में आया था, नूनीज पुर्तगाल में था, अच्युत देवराय में आया था। निकतिन ये रूस के था, ये मोहम्मद तृतीय में आया था, विजयनगर के असमानता का वर्णन किया था। अब देखिए, विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेवराय, इसके अधीन जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। इसके टाइम में मतलब तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग एकरे में था। जब राजा वोडियार मैसूर की स्थापना किया था, तो उस टाइम विजयनगर के साथ शासक कौन था, तो वेंकट तृतीय था, वेंकट द्वितीय था, वेंकट द्वितीय। फिर अपनी मदुरा विजय की कीर्ति में अपने पति के विजयों अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री तो गंगा देवी है, जो अपने मदुरा विजय के मतलब मदुरा विजय कीर्ति में अपने पति का विजय अभियान का वर्णन की थी, गंगा देवी। यानी गंगा देवी के अपने पति के बारे में चर्चा की है मदुरा विजय में। अब यहाँ देखिए, होयसल वंश का प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र, इसका वर्तमान नाम अब द्वार समुद्र का हो गया है हेलबीड, याद रखिएगा। विजयनगर के प्राचीन राजधानी के स्रोत कहाँ से मिलेगा, तो हम्पी के खंडहर से। वैदिक ग्रंथ भास्कर सायन जो थे उसको आश्रय कौन दिया था, तो विजयनगर के राजाओं ने भास्कर सायन को मतलब आश्रय दिया था अपने राज्य में। अब ये देख लीजिए कि मतलब शहर राज्य संस्थापक कुछ राज्य बने थे विजयनगर के टूटने के बाद से। तो इसमें देखिए, बरार राज्य की स्थापना फतेहुल्ला इमाद शाह किया था। इमाद शाह किया है तो इमाद शाही हो जाएगा, जो राजा करेगा वो अपने नाम पर ने राजवंश रख देगा। तो 1484 में स्थापना हुआ है बरार के। इसमें आता था एलिचपुर और ग्वालीगढ़। 1574 ईस्वी को अहमदनगर में इसमें विलय किया गया था। यानी बरार को बाद में फिर हुआ था 1484 में स्थापना, लेकिन 1574 में इसका विलय कर दिया गया फिर अहमदनगर में। बरार का विलय अहमदनगर में। बीजापुर का विलय किसने किया है, तो औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में 1686 में। अहमदनगर का विलय तो शाहजहां द्वारा किया गया है 1633 में। फिर गोलकुंडा का विलय तो ये भी औरंगजेब किया था, यानी बीजापुर और गोलकुंडा का औरंगजेब किया है, अहमदनगर का शाहजहां किया है, और बीदर का बीजापुर में विलय हुआ था। अब बरार का हुआ था अहमदनगर में।
अब देख लीजिए संस्थापक, ये भी बहुत इसी है। बरार के फतेहुल्ला इमाद शाह, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के मलिक अहमद, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह और बीदर के अमीर अली बरीद। अब स्थापना देख लीजिए, सबसे पहले बरार के 1484 में, फिर बीजापुर 89 में, अहमदनगर 90 में, और गोलकुंडा 1512 में, और बीदर 1526 में। अब एरा में आदिल शाह किया था तो आदिल शाही, एरा में मलिक अहमद किया था तो निजाम शाही, कुल्ली कुतुब शाही, और बरीद किया था तो बरीद शाही। राजधानी कोची था तो बरार के राजधानी था एलचपुर और ग्वालीगढ़, बीजापुर के राजधानी था नौरसपुर, अहमदनगर के राजधानी जुन्नार या अहमदनगर, गोलकुंडा के राजधानी गोलकुंडे और बीदर के बिदरे। विलय थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछता है कि बीजापुर का विलय 1686 में हुआ है औरंगजेब द्वारा, अहमदनगर का विलय 1633 में शाहजहां द्वारा, और गोलकुंडा का विलय 1657 में औरंगजेब के द्वारा, और बीदर का विलय 1618 में बीजापुर में। फिर देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है ये 1336 से 1646 तक के मध्यकालीन दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य है। ये मतलब एगो बढ़िया साम्राज्य में ये भी आता है 36 से 1646 तक के। अब दिल्ली सल्तनत में प्रशासन देखते हैं। लगभग 45 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमको लगता है बना देंगे मुगल साम्राज्य भक्ति आंदोलन से। 2 पेज और देख लीजिए, भक्ति आंदोलन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो चलिए दिल्ली मतलब प्रशासन देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिल्ली मतलब सल्तनत में प्रशासन, दीवान मुख्तराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में अमीर और सुल्तान जो थे वो तुर्की वर्ग के होते थे। अब मुख्तराज विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक इस्लाम धर्म आंतरित किसी व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था, तैलंग ब्राह्मण खान ने जहाँ को। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को, यानी इस्लाम बाद में स्वीकारा था, उस व्यक्ति को अपना वजीर बनाया था, तो तैलंग ब्राह्मण खान ने जहाँ को, ब्राह्मण खान ने जहाँ, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ऐसा किया था। विजारत कब चरमोत्कर्ष पर था, तो तुगलक वंश में। तुगलक वंश में विजारत जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। फिर सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था वो चौधरी। हक के सर्व कर कौन लगाता है, तो सिंचाई कर, मतलब सिंचाई कर था ये। इस्लामी शरीयत के अनुसार कर के प्रकार देखिए, जजिया, जकात, खुम्स और खराज 4 गो होता था। तो ये जकात और खराज ये दोनों मुसलमान पर था। अब जकात जो है ये धार्मिक कर है मुसलमान का, और ये जो है मुसलमान, गलती लगता है बोल दिए क्या, गैर मुसलमानों से। खुम्स, जजिया, जकात, खराज एगो उस्र होता था। अरे यार उस्र एजा नहीं दिया है, उस्र भी आप लिख लीजिए, इसमें नहीं दिया है। हाँ तब देखिए होगा कि जकात और उस्र जो है ये मुसलमान पर लगता था। ये उस्र हो गया मुसलमान के भू राजस्व और जकात हो गया मुसलमान के धार्मिक कर। फिर से देख लीजिए यहाँ नहीं दिया है। और जजिया और जकात, जजिया और खराज जो है यानी जखम, जखम किसको मिला है, ये तो जखम मिला है हिंदू लोग को जो गैर मुस्लिम था। तो जजिया हो गया कि आपका ये था धार्मिक कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। और खराज हो गया आपका भू राजस्व कर जो गैर मुसलमान से यानी हिंदू से, ये दोनों हिंदू से था, जजिया और खराज, इसीलिए जखम इसको ट्रिक दिए है। अच्छा अब बचा कोची जकात एगो उस्र, तो इसको देख लीजिए। ये जखम था, ये उजड़ याद रख लीजिए, उजड़ गया। उजड़ा कौन, तो ये मुसलमान। तो मुसलमान वाला में जकात जो है, ये जकात जैसे जकात ये हो गया धार्मिक कर, ऊ से उस्र हो गया, ये हो गया आपका भू राजस्व कर, याद रखिएगा। अब ऐसे पढ़ लीजिए, आप लोग ट्रिक नहीं बनाएंगे तो अपने याद कर लीजिए कि जजिया जो है गैर मुसलमान पर है, जकात जो है मुसलमान से है, 2.5% लेता था, स्वैच्छिक धार्मिक कर है ये। और खुम्स जो है ये खुम्स तो मतलब लूट से प्राप्त धन है, 1/5 हिस्सा सुल्तान लेता था और 4/5 हिस्सा सैनिक में बांटता था।
यानी 5 गो में से 1 गो खाली राजा रखता था। लेकिन जब अलाउद्दीन के शासन आया था तो ये 1 हिस्सा खाली सैनिक को देता था और 4 हिस्सा अपने रखता था। खराज क्या है? तो ये भू राजस्व है जो गैर मुसलमान से यानी हिंदू से, और उस्र था जो अथी से था, उजड़ का है ना, उजड़ हो गया आपका इससे, मुसलमान से, मुसलमान उजड़ेगा। और ये हो जाएगा, जख्म दिया है हिंदू को, जख्म हिंदू को दिया है तो मुसलमान उजड़ेगा, ऐसे याद कर लीजिए। ये बस याद करने का एक मतलब तरीका बता रहे हैं। अब सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किस शासनकाल में हकीकत हुआ था? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह। यानी सिक्का पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसका अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह था, इसका अंतिम नाम था जो बगदाद सिक्का पर उत्कीर्ण हुआ था। बगदाद के खलीफा है ये। आगे देखिए, इल्तुतमिश अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबा के जीतल 2 गो सिक्का चलवाया था। फिर सल्तनत काल में फवाजिल क्या है? तो फवाजिल हो गया इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किया जाने वाला अतिरिक्त राशि। फवाजिल मतलब कि सरकारी खजाना में जो जमा नहीं होता था अतिरिक्त राशि, उसको। जवाबित का संबंध तो राजकीय कानून से है। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना तो बलबन ने किया था, निरंकुश राजतंत्र। फिर सल्तनत का प्रमुख विभाग देखिए, जिसमें दीवान विजारत वित्त विभाग है, दीवान रियासत ये नियंत्रण विभाग है, दीवान मुख्तराज ये कृषकों तो से बकाया जाने वाला भू राजस्व वसूलना है, दीवान कोही ये कृषि के विकास के लिए, दीवान कजा न्याय विभाग है। विजारत मने वित्त, रियासत मने नियंत्रण, मुख्तराज यानी भू राजस्व, कोही मने कृष्ण, कजा मने न्याय, दीवान इंसा यानी पत्राचार विभाग, दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग, दीवान रिसालत यानी विदेश विभाग, दीवान बरीद यानी गुप्तचर विभाग, दीवान बंदगान यानी दास विभाग। इस तरीका से है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था शुरुआत किया था? तो इल्तुतमिश किया था। फिर केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में है? तो सुल्तान में रहता है। सल्तनत काल में जो सुल्तान की सहायता प्रदान करता था तो वो गठित मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं कि इक़्तिदारों पर जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नाम का जो अधिकारी की नियुक्ति होता था तो ये बलबन द्वारा किया जाता था, कि मतलब इक़्तिदारी पर नियंत्रण के लिए। ऐसे भी इक़्तिदारी ख़त्म किया था बलबन। फिर देखिए कि मतलब सल्तनत काल में जो भू राजस्व के दर था वो सामान्यतः 20 से 25% तक के होता था, भू राजस्व के दर, यानी 1/4 लगभग में होना तो चाहिए था, 1/6 लेकिन 1/4। फिर सल्तनत काल के अधिकारी देखिए, जैसे जो सैन्य विभाग का प्रमुख है उसको हम लोग आरिज मुमल्लिक कहेंगे, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख है उसको हम लोग बरीद मुमल्लिक कहेंगे, धार्मिक विभाग का जो प्रधान है उसको सदर सुदुर कहेंगे, अश्वशाला के जो प्रधान है उसको अमीर ए खाखूर कहेंगे, फिर सुल्तानों के अंगरक्षक का जो प्रमुख है उसको सर ए जानदार कहेंगे, और दरबारी शिष्टाचार के नियमों को जो लागू करवाता है उसको हम लोग अमीर ए हाजिब कहेंगे। यानी मुमल्लिक हो गया सैन्य विभाग, मुमल्लिक बरीद मुमल्लिक हो गया गुप्तचर, सदर सुदूर धार्मिक, अमीर आखुर अश्वशाला, जानदार अंगरक्षक हो गया, और हाजिब हो गया दरबारी शिष्टाचार। अब यहाँ देख लीजिए कि दिल्ली के सल्तनत प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, और इसके अधीन एगो महालेखा परीक्षक होता था, वजीर के अधीन में। अब दिल्ली सल्तनत का हम लोग स्थापत्य कला और साहित्य देखेंगे कि कौन कोची कोची बनवाया है और कोची कोची पुस्तक कौन लिखा है। तो देख लेते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जो अपनी आत्मकथा लिखा था तो फिरोज शाह तुगलक अपने से लिखा था, अब मुगल में बाबर अपने से लिखा था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया है। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक बनवाया है। तूती हिंद के नाम से अमीर खुसरो विख्यात हुआ था, और इसका अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, एटा नामक स्थान में। ये कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। ये पटियाली होता है, याद रखिएगा। कवि भी था, इतिहासकार और संगीतज्ञ। कौन सा मकबरा जो पहले शुद्ध इस्लामी शैली से बना है? तो बलबन के मकबरा, ये एकदम इस्लाम वाला शैली से बना हुआ है। फिर किताबुल हिंद के लेखक कौन है?
तो ये अलबरूनी है। अमीर खुसरो कौन भाषा में मतलब विकास किया है, तो ये खड़ी बोली का विकास किया है। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य देखे, इसमें कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश बनवाया था। हौज ए शमसी का मकबरा या शमसी ईदगाह भी इल्तुतमिश बनवाया है। बलवन के मकबरा बलवन बनवाया है। आगे देखिए, इस सुल्तानगढ़ी वाला याद रखिएगा, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश है। हौज शमसी और शमसी तो वंश एकरे था, तो इल्तुतमिश बनवाएगा। बलवन के बलवन, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी, जमायत खाना मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी। ये दो नया हो गया इसमें, समझिए। सुल्तानगढ़ी याद रखिएगा इल्तुतमिश, और जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा भी तो अलाउद्दीन खिलजी है। फिर ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी है। और तुगलकाबाद का किला हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कौन बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ओकर बाद वाला। अब पुस्तक देख लीजिए, तो जैसे संगीत राज के लेखक कौन है, तो राणा कुंभा। इस संगीत राज पुस्तक है, इसके लेखक हैं राणा कुंभा। रागमाला के लेखक कौन है, तो पुंडरीक विट्ठल। रागमाला पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी। तारीख दिल्ली के खुसरो। तारीख मोहम्मदी के मोहम्मद विहमद खान। तारीख हिंद के अलबरूनी। तारीख मुबारक शाही के यहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहादरी के जियाउद्दीन बरनी। ख्वाजुल फतूह के अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही के शमसे सिराज। अफीफ तुगलकनामा के अमीर खुसरो। फतुहात फिरोज शाही के फिरोज शाह। तारीख यामनी के उतबी। तबाकत नासरी के मिनहाज उस सिराज। और रिहला पुस्तक के इब्न बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान के शासक के गुणों का उल्लेख है, तो फतवा जहादरी में, मतलब इसमें आदर्श मुसलमान के शासक का गुण है। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान भाषा को संरक्षण दिया था, फारसी भाषा का मतलब संरक्षण दिया था उसे, दिल्ली के सुल्तान सब। फिर देखिए, हिंदू मुस्लिम जो गान वाद था उसमें सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत के वाद्य यंत्र को माना गया है, तो ये सितार। ये हिंदू और मुसलमान दोनों के मतलब मिक्सिंग है सितार। फिर देखिए, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तान का शासनकाल देखा था। फिर नया जो फारसी काव्य शैली चला था, सबक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता ये अमीर खुसरो है। सबक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता ये भी है अमीर खुसरो। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो। और कौन राजपूत शासक जिसने मतलब संगीत पर एक पुस्तक की रचना किया है, तो राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है इस संगीत पर एगो पुस्तक लिखा था। ऊपर देखे थे हम लोग ने, संगीत राज के लेखक रंगमाला के पुंडरीक विट्ठल। जे मतलब नहीं याद रहेगा से देखे बता देते हैं। फिर तारीख मोहम्मदी के विहदमत खान। फिर आगे देख लीजिए, ये तो देखवे किए हैं। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा का हो गया है। 1 घंटा के बाद मतलब थोड़ा सा माइंड भी कम काम करने लगता है, आपको भी मतलब याद होता होगा या नहीं भी। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा, ऐसे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। फिर देखिए, तो ये लाहौर पाकिस्तान को मतलब भारत का फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार केंद्र का पहला केंद्र माना जाता है, लाहौर को, फारसी भाषा वाला। अगला चैप्टर में आपको भक्ति, सूफी आंदोलन, फिर उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, ये सब मैप द्वारा पूरा बताया गया है। और ये भी मतलब कौन सूफी संप्रदाय में कौन कहाँ कैसे था से है। और फिर यहाँ देखिए, ये सूफी ख़त्म होगा, फिर मुग़ल का आपका पूरा ये वीडियो है। तैमूर सब पूरा मुग़ल में जितना राजा हुआ था से है, बाबर, हुमायूं, सब पूरा आगे कंप्लीट वीडियो। अगला पार्ट 2 में आपका पूरा मुग़ल साम्राज्य ख़त्म कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब शेयर ज़रूर कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।